बीबीसी दुनिया में आज देखिए क्या है देश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों की हकीकत। भारत में कोरोना से मौत के आंकड़ों का क्या है सच, क्यों आधिकारिक आंकड़ों पर उठ रहे हैं सवाल, दिखाएंगे बीबीसी की खास पड़ताल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कवर स्टोरी में आज जानिए कि भारत में कोरोना के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा हुई मौतें, लेकिन पहले हेडलाइंस। पदभार संभालते ही ट्विटर मामले पर बोले नए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। देश का कानून सबसे ऊपर, ट्विटर को मान्य होंगे देश के कानून। 26 मई से लागू है नए नियम, मगर ट्विटर पर है दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन न करने का आरोप। जापान में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी के बाद टोक्यो में ओलंपिक खेलों से ठीक पहले लगाई गई इमरजेंसी। अगले हफ्ते से शुरू होकर पूरे ओलंपिक खेलों के दौरान जारी रहेगा आपातकाल। मैदान पर बिना दर्शकों के होगा खेलों का आयोजन। दुनिया भर में कोविड से मरने वालों की संख्या 40 लाख के पार। महामारी के शुरुआती 9 महीनों में हुई थी 10 लाख मौतें, उसके अगले 3 महीने में गई 20 लाख लोगों की जान और बीते 2.5 महीनों में 10 लाख लोगों ने कोविड से तोड़ा दम। I want to get that medal back, तो उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। और आज हमारी खास ओलंपिक सीरीज में मिली है भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु से, जो मेडल का रंग बदलकर रचना चाहती हैं इतिहास। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इस पर बीबीसी की खास पड़ताल और सरकार का पक्ष जानेंगे आज कवर स्टोरी में। भारत में कोरोना की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई। अस्पताल मरीजों से भरे रहे, लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे। कई लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इतनी मौतें हुई कि शहरों के शमशान तक भर गए। ऐसे में कोरोना की वजह से मरने वालों का जो सरकारी आंकड़ा था, उसे लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए। कई मरीजों के परिजनों ने भी आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों की मौत को कोविड से होने वाली मौत माना ही नहीं गया। तो क्या असल मौतों की संख्या सरकारी आंकड़े से बहुत ज्यादा है? सरकार का इस पर क्या कहना है? इन्हीं सब बातों की पड़ताल करती बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की यह खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की आधिकारिक संख्या 4 लाख पार कर गई है, लेकिन 12 शहरों में बीबीसी की पड़ताल के मुताबिक मरने वालों का असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। राजस्थान के गांवड़ी गांव में 20 मई को कोविड संक्रमित सुनील शर्मा की मौत हो गई। वो गुजरात में पुजारी थे और नवंबर में ही अपने गांव लौटे थे। जांच में पता चला कि सुनील का नाम राज्य की कोविड से हुई मौत की सूची में नहीं है। जो कोविड टेस्ट कराया था वो पॉजिटिव आया उसको? हाँ, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव था। यहाँ से गए उसके 2 दिन बाद शायद ऐसा करवाया था। नहीं, गांव में तो आपको कोविड पॉजिटिव में माना ही नहीं गया। वो क्यों नहीं माना गया? तो हमारे पास है ना रिपोर्ट, वो दिखाएंगे हम लोग। वो तो कागज है, वो तो दिखा ही सकते हैं ना। उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट थी और उनके डेथ उसमें सर्टिफिकेट में भी नहीं लिखा है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी वजह कम्युनिकेशन गैप बताई, लेकिन सुनील शर्मा के परिवार को डर है कि उन्हें सरकारी मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के रिश्तेदारों की आर्थिक मदद के लिए गाइडलाइंस बनाने को कहा है, लेकिन जिनका नाम सूची में नहीं है उनके लिए संघर्ष की राह लंबी है। उदाहरण ले लीजिए कि 1 मई से 15 मई के दौरान 52 शवों की अंत्येष्टि यहाँ हुई है और कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने 2-2, 3-3 लोगों को खोया है। कई तो ये आता था कि जिस ब्लॉक में मेरी माँ का चिता जला, पिताजी की भी मौत हो गई है, उसमें अगर जगह मिल जाए, तो ये परिस्थिति थी। लोग अपनों को छोड़ के जा रहे थे। दर्द यहाँ दिखता था साफ कि चाह करके भी रो नहीं पा रहे हैं, गले नहीं मिल पा रहे हैं। सांस ली जा रही है अंदर,
जिनकी मौत घरों में हुई या फिर जिन्हें कोविड के लक्षण तो थे लेकिन जिनका टेस्ट नहीं हुआ, उनका नाम मृतक सूची में दर्ज नहीं हुआ। जिस तरीके का भयावह मंजर हमारी पंचायत में पिछले दिनों को देखने को मिला, एक पूरी पंचायत में लगभग 1 महीने में 36 डेथ हमारे यहाँ पे हुई और कोरोना के चलते लोगों की जांच नहीं हो पाई, इसलिए सरकारी आंकड़े में 6 डेथ कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही हैं, लेकिन कुल डेथ 36 हो गई। अप्रैल और मई में भारत के ज्यादातर अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान भारी भीड़ का सामना कर रहे थे। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल बेड की कमी से कई लोगों की मौत हो गई। वायरस ने शिवकांत झा के परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। हमारी पत्नी तो यही थी, उसका भी सांस जो है सो 16-15 तारीख के रात में उसका सांस जो है सो मन फूलना शुरू, वो लाचार हो गई। वो लड़का हॉस्पिटल में रहा, यहाँ से लोग वहाँ चले गए, यहाँ कोई था नहीं, मैं अकेला, इधर 4 पॉजिटिव, सब बिछौना पकड़े हुआ था। अंत में आकर गया उसी रोज, जिस रोज मेरा लड़का मरता है उससे 2 घंटा पहले हमारी पत्नी मर गई। न तो ये समझ सकी कि मेरा बेटा मर गया, और जब बेटा समझ सका कि हमारी मां मर गई। जानकारों के मुताबिक आंकड़ों में कथित गड़बड़ी से आम लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। उधर सरकार आंकड़े छिपाने के सभी आरोपों से इनकार करती है। रिगार्डिंग द इशू की कोविड रिलेटेड डेथ कोई कंसील हो रही हैं, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हमारा एफर्ट्स रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कोविड पॉजिटिव केसेस हों, जितने टेस्ट किए जा रहे हैं और जितनी डेथ है उनको रिपोर्ट करें। यह जरूरी है ताकि हम ओवरऑल इन्फेक्शन की ट्रेजेक्टरी को समझ सकें, इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए क्या एफर्ट्स करने हैं, उनके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें। So I think it is very important that a very clear, transparent system should be there, which should be independent of the government, which should be reporting on these deaths. I mean, we always knew this, that unfortunately the reporting system, whether it be heart disease, diabetes, cholesterol, any other medical condition that it may be, is unfortunately not great in India, because again, our data system is not as good as, for example, the Office of National Statistics, if you compare in the UK, which again gives you age-wise, sex-wise, classification of any disease process that you want to find out in minutes. महाराष्ट्र और बिहार ने बाद में कोविड मृतकों की संख्या में बदलाव किए। उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी डेटा की पारदर्शिता के लिए कुछ करेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 45,892 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी देश में कोविड के 4,60,000 एक्टिव केस है। महामारी की शुरुआत से अब तक 3,07,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 4,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच भारत सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 23,000 करोड़ के एक इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान किया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिलकर संभावित तीसरी लहर से निपटने का इंतजाम करेगी। इस पैकेज से ऑक्सीजन, बिस्तरों और दवाइयों के साथ साथ बच्चों के इलाज का भी इंतजाम किया जाएगा। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे इस बार ओलंपिक के लिए कैसी है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की तैयारी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में अगले सप्ताह से आपातकाल लगाने का फैसला किया गया है, जो कि टोक्यो ओलंपिक तक चलेगा। वहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके पीछे ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। नए मामलों में लगभग 33% केस में ये वेरिएंट मिला है। आपातकाल के तहत बार या रेस्टोरेंट में शराब नहीं मिलेगी और ये 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। विदेशी प्रशंसकों के आने पर भी पहले से बैन लगाया जा चुका है। जापान के ओलंपिक मंत्री ने कहा है कि ओलंपिक आयोजक इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि खेल अब बिना दर्शकों के ही आयोजित किए जाएंगे। ऐसा खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। और अब बात हमारी खास ओलंपिक सीरीज की। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करके इतिहास रचा था। इस बार टोक्यो ओलंपिक की तैयारी सिंधु अपने पुराने कोच पुलेला गोपीचंद के साथ नहीं, बल्कि एक नए कोरियाई कोच पार्क के साथ कर रही हैं। टोक्यो ओलंपिक को लेकर क्या है उनकी उम्मीदें और चुनौतियां, इस बारे में बीबीसी संवाददाता वंदना ने पीवी सिंधु से बात की। आप सेकंड टाइम जा रहे हैं, तो कैसी प्रेपरेशन चल रही है और अभी क्या गोल लेके आप जा रहे हैं ओलंपिक्स में? बहुत एक्साइटेड हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बस मेरा एम ये है कि अच्छा खेलना है और मेरा 100% देना है। ऑब्वियसली बहुत साल से मैं ट्रेनिंग कर रही थी और हार्ड वर्क भी कर रही थी, तो सिर्फ एक मोटो है कि मैं जाके अच्छा खेल के आई वांट टू गेट दैट मेडल बैक, तो उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। पहले से ही लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो क्या कुछ एक होता है ना बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस भी फील होता है? तब 2016 में उतना नहीं था, तब सिंधु बड़ा तो ठीक है जा रही है ओलंपिक्स के लिए करके सोच रहे थे सब लोग, बट अभी इस बार कभी भी सिंधु गए तो वापस मेडल लेके आना है करके बोल रहे थे। अगर हम बाहर लोग क्या सोच रहे करके अगर वो सोचते कि ऑब्वियसली एडेड प्रेशर और प्रेशर रहता है, तो इसीलिए जब हम मैच के लिए जा रहे तो बस वी हैव टू बी फोकस्ड एंड जस्ट गिव आवर 100%। अगर आप थोड़ा सा रिकलेक्ट कर पाएंगे दैट मोमेंट, क्या था? मतलब ये लगा कि अरे मुझे गोल्ड नहीं मिला, या ये लगा अरे वाह ओलंपिक मेडल मिल गया? मतलब व्हाट वाज द मतलब क्या था उस समय मन में? अ बिट सैड थी क्योंकि गोल्ड नहीं मिला था, बट थोड़ी देर के बाद खुश थी क्योंकि आई हैव गॉट व्हाट आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड। गोल्ड हार गया मतलब ऐसा नहीं सोची थी मैं, बट आई जस्ट थॉट एंड आई जस्ट टुक इट इन अ पॉजिटिव वे कि मैं ऐसे सोची कि सिल्वर जीती सिंधु, तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली मोटिवेशनल एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे याद है, वैसे बहुत छोटी सी डिटेल है, कि उसके बाद आप स्पेशली गई थी बाहर एंड यू ट्रीटेड योरसेल्फ। आपने बोला कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी, बिकॉज आपने बहुत टाइम से अपने आप को से दूर रखा था। तो टेल मी, अगर इस बार व्हेनेवर इट हैपेंस कि आप मेडल जीतती हैं, कुछ आपने सोच के रखा है कि ओके मुझे ये करना है? डेफिनेटली फिर से कहती हूँ उसमें कुछ ये नहीं है, पर फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ या शायद वेकेशन के लिए जाती हूँ, तो यस जरूर। नए कोच के साथ हैं और पहले आप गोपी सर के साथ थी, तो अभी वो कैसा चल रहा है? मतलब हाउ इज ही ब्रिंगिंग समथिंग? आपके पास कुछ नया आ रहा है आपकी गेम में? हर एक कोच के पास डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट गेम स्किल रहता है। पार्क के साथ बहुत प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है। डेफिनेटली जब मैं उनके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, थोड़े दिन लगा था वो कम्युनिकेट करने के लिए, या as a coach he needs to understand player का क्या सोच रही है, क्या खेल रही है, क्या mistakes है, to learn it took some time, but अभी I feel that everything is fine and perfect. वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे उन पुरखिन के बारे में जो कूली से टीचर बनी और फिर दलित एक्टिविस्ट। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। अब वक्त है हमारी खास पेशकश हमारी पुरखिन का, जिसमें हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपना छाप छोड़ा। आज बात ज़ाइबाई चौधरी की, जिन्होंने कूली से लेकर एक शिक्षिका और फिर दलित एक्टिविस्ट बनने का सफर तय किया। ज़ाइबाई वो महिला थी जिन्होंने अपने हौसले से हर उस मुसीबत को पछाड़ दिया जो उनके रास्ते में आई। बीबीसी संवाददाता अनघा पाठक की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में जन्मी ज़ाइबाई चौधरी का कुली से लेकर दलित एक्टिविस्ट बनने का सफर जद्दोजहद भरा रहा था। उनकी शादी 9 साल की उम्र में ही हो गई। परिवार को पालने के लिए उन्हें रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करना पड़ा। नन ग्रेगोरी की मदद से ज़ाइबाई का स्कूल में दाखिला हुआ और बाद में उन्होंने ज़ाइबाई को एक मिशनरी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी दिलवाई। ती घटना अशी होती कि वे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद टीचिंग का काम करने लगी, लेकिन अभिभावकों को पसंद नहीं था कि एक दलित टीचर उनके बच्चों को पढ़ाए। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, जिसके बाद स्कूल की प्रशासन ने ज़ाइबाई को नौकरी से निकाल दिया। इससे वो काफी दुखी हुई, लेकिन फिर उन्होंने फैसला लिया कि वे लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ करेंगी और उन्होंने इसके बाद अपना स्कूल खोला। मी स्वतः शाळा सुरू करणार। ज़ाइबाई ने नागपुर में दलित और गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोला। इस स्कूल का नाम संत चौखामेला गर्ल्स स्कूल था। ज़ाइबाई केवल लड़कियों को स्कूली शिक्षा देने तक सीमित रही हों ऐसा नहीं है। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए भी काम किया और कई बार अपनी जाति की वजह से उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। 1937 में अखिल भारतीय महिला परिषद का सम्मेलन हुआ और इन लोगों ने ज़ाइबाई चौधरी को भी आमंत्रित किया। जब खाने का समय आया, अखिल भारतीय महिला परिषद की सवर्ण महिलाओं ने ज़ाइबाई चौधरी को अलग से खाना दिया। तो इस पर ज़ाइबाई चौधरी और उसके जो मित्र थी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने प्रण किया कि इनके कार्यक्रम में हम शामिल नहीं होंगे और इसी के विरोध में उन्होंने 1 जनवरी 1938 को दलित महिलाओं का बड़ा सम्मेलन किया। जिस स्कूल की शुरुआत ज़ाइबाई ने 1922 में की थी, अब वो उच्च माध्यमिक स्कूल बन गया है और अब उसका नाम बदलकर ज़ाइबाई चौधरी ज्ञानपीठ स्कूल कर दिया गया है। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही।